हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शशांक दीक्षित और ये आपका प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स बाय शशांक दीक्षित। तो आज हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का 6th पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। और आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, दो पोजीशंस में, एक पोजीशन होगी एक्सियल पोजीशन और दूसरी पोजीशन होगी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एग्जाम में किस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल को लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बताया है कि दो ऐसे चार्ज होंगे जो इक्वल होंगे, मतलब जिनके मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन जिनकी पोलैरिटी कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, और सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फिक्स्ड डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको 2L लिया जाएगा। ठीक है, यानी दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 2L होगी। तो इस कंस्ट्रक्शन को, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको बता दूं कि दो पोजीशंस बनती हैं इस तरह से। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर। एंड जो दूसरी पोजीशन बनती है इस तरह से, जो उसकी एक्सिस पे होती है, उसको बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों की कैलकुलेशन करनी है। पर आज की वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि फिर अगर दोनों की कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल की कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। ओके, अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए एक चीज़ को डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको P से शो किया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज। स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर द चार्ज। ठीक है, एंड द डाइपोल लेंथ। मतलब कहने का ये है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। एक तो इनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और दूसरा दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इनमें से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं प्लस वाले का, तो ये तो प्लस ही रहेगा, और अगर हम माइनस का मैग्नीट्यूड लेते हैं तब भी ये प्लस हो जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L है। तो कोई भी एक चार्ज, ये चार्ज किसका होना चाहिए? ये चार्ज किसका होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये चार्ज है डाइपोल का। तो कोई भी एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों का प्रोडक्ट, हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको P से शो किया जाता है, और मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया है बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे, क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो इसकी क्या डायरेक्शन होती है? इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग द एक्सिस। स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर ये डाइपोल बनाया है मैंने, तो यहाँ पे अगर डाइपोल की डायरेक्शन निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालना है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? माइनस से प्लस की तरफ, यानी फ्रॉम पॉइंट B to A। ये डायरेक्शन जो आएगी वो किस चीज़ की डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ है, क्या है वो देखते हैं। इट इज़ अ क्वांटिटी विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। स्टूडेंट्स, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ठीक था, उसके लिए हमने डाइपोल मोमेंट को क्यों डिफाइन किया है, तो वो हमने क्यों डिफाइन किया है ये आपको पता चल गया है। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है? स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। तो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल की जिस क्वांटिटी से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस क्वांटिटी को ही हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका यूनिट ये दिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। चार्ज का यूनिट कूलाम होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, सिंपल सा। तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं डिबे। और इसका डायमेंशन सिंपल सा है, ATL। 1 डिबे इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है जो कि सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, मुझे इतना भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टू चार्जेस, वन +5 माइक्रोकूलाम एंड अदर -5 माइक्रोकूलाम आर प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है, ये कितना दिया गया है? 5 माइक्रोकूलाम है, तो इसको कूलाम में चेंज कर दिया, ये Q1 मान लेते हैं। और जो Q2 है वो नेगेटिव है, -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है
डिस्टेंस हम दोनों चार्जेस के बीच की क्या लेते हैं 12, वो कितना है 1 मिलीमीटर है, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा -3 मीटर हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है डाइपोल मोमेंट। तो स्टूडेंट्स डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, और 12 की वैल्यू हमारे पास है 1 × 10⁻³ तो अपना ये फाइनल आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻9, और इसका यूनिट क्या है स्टूडेंट्स कूलाम इंटू मीटर। तो अपना ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस q इज इक्वल टू दिस एंड q इज इक्वल टू दिस एट पॉइंट 0 0, -15 एंड 0 0, +15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल चार्ज। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो हमारे पास एक चार्ज है प्लस का है और एक चार्ज है माइनस का है। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ऐड करने पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे। बस एक प्रॉब्लम है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से हमारे पास एक चार्ज जो है वो है 0 0 -15 पर रखा हुआ है और दूसरा चार्ज है 0 0 +15 पर रखा हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें z कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो हमने यहाँ पे इसी तरह से ये z एक्सिस को ही मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पे देखिए जो चार्ज है वो है 0.25 माइक्रो कूलाम, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉइंट पे रखा हुआ है 0.25 माइक्रो कूलाम, ये नेगेटिव चार्ज है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे -15 है या +15 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कहीं ओरिजिन तो डेफिनेटली रहा होगा। अब हमें पता करना है कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो कितनी हो जाएगी, ये देखिए +15 मतलब ये 15 चला और ये भी 15 चला, तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, 12 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब तो ये क्वेश्चन बहुत सरल हो गया। तो चार्ज कितना है 0.25 माइक्रो में था, तो उसको ये देखिए कूलाम में चेंज कर दिया है। डिस्टेंस हमारे पास सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में हम लोगों ने चेंज कर दिया है। देखिए कितना सिंपल है। और हमें p वैल्यू फाइंड करना है तो आ जाएगा q × 12। अब q हमारे पास है गिवन 2.25 10⁻⁻6 और 12 की वैल्यू हमारे पास है 30 × 10⁻⁻2। स्टूडेंट्स अब बस इसको मल्टीप्लाई कराना है और आंसर आ जाएगा कूलाम मीटर में, जो भी आ जाए आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको मल्टीप्लाई तो एटलीस्ट आता होगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जितना भी आंसर आ जाए, ठीक है। ओके, अब इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टूडेंट्स सबसे पहला इसमें टॉपिक है एक्सियल पोजीशन, यानी 2 केस बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, 3 केस बनेंगे। एक होगा एक्सियल पोजीशन, दूसरा होगा इक्वेटोरियल पोजीशन, और तीसरा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एक जनरल पोजीशन पे। ना ही वो एक्सियल होगा ना ही वो इक्वेटोरियल होगा, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सियल पोजीशन पे सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे एग्जाम में, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस स्मॉल आर। ये देखिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये डाइपोल का सेंटर है, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, वेयर वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे ये डाइपोल है तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज इस पॉइंट पी की डिस्टेंस को कितना मान लिया जाएगा। ये अगर इसके सेंटर से ये डिस्टेंस, ये पूरा आर है, ये एल है, तो ये कितना बचेगा, आर माइनस एल बचेगा, है ना। अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, आर है, और ये इसमें अगर ऐड कर देंगे एल तो ये पूरा कितना हो जाएगा, आर प्लस एल, ठीक है। ये हमने देखिए आर प्लस एल और आर माइनस एल क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हमें दोनों चार्जेस से डिस्टेंस पता करनी थी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल दिया और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोल दिया। अब हमको पता है ना कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पे हम क्या रखते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया Q0 एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है चार्ज पे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है।
अगर चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फैक्टर काम करेगा। देखिए दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो सेम है, लेकिन दोनों चार्जेस से इस पॉइंट पी की डिस्टेंसेस कैसी हैं, अलग अलग हैं। और आपको पता है कि डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला चार्ज जो है इससे ये डिस्टेंस जो है वो r माइनस एल है, और प्लस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है वो r प्लस एल है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा हुई, यानी प्लस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब अगर प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस ज़्यादा है तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें एक चीज़ पता चल गई कि E1 जो होगा वो E2 से कम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। तो देखिए ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल, तो ये डायरेक्शन आएगी E1 की, ओके। ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन आ जाएगा किसका, E2 का डायरेक्शन आएगा। अब चार्ज ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और E2 यहाँ पे बड़ा है, E1 यहाँ पे कैसा है, स्मॉल है ना। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अगर पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताएं, E2 माइनस E1 हो जाएगा, ओके ना। अब तो ये बहुत सरल हो गया, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए किस तरह से सॉल्व करा जाएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। तो E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए E2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो 1/4πε0, और Q अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे चार्ज देखिए ये Q आ गया, और R का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस चार्ज से इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है अपने पास, R माइनस एल है, तो ये हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, और बीच में माइनस आएगा। अब E1 के लिए निकालना है तो लिख सकते हैं 1/4πε0 Q बाई, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस एल है, तो ये R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि Q/4πε0 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और ये 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए अब फिजिक्स यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स का काम रह गया है, ठीक है। सिर्फ मैथमेटिक्स का यहाँ पे काम बचा है जो आप लोग भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसके बाद क्या आएगा, Q/4πε0, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हम LCM भी ले सकते हैं, कितना आ जाएगा, R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये LCM आएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, देखिए R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप चाहें तो A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि आप इस पूरे को A मान लें, इस पूरे को B मान लें, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का भी यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Q/4πε0। तो यहाँ पे मैं A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, यहाँ पे मैं A माइनस बी का होल स्क्वायर भी ओपन कर रहा हूँ, साथ में माइनस का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाय, इधर क्या आएगा, इसको पूरे को अगर हम A मान लें, देखिए इसका मतलब क्या है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसको जैसे अगर लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं ना, एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही है ये भी, तो ये एक्स है, अगर ये वाई है तो लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो हम इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखें इसको लिख सकते हैं R माइनस एल इंटू R प्लस एल, और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट देखिए ये कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे 2RL और 2RL क्या हो जाएगा, 4RL हो जाएगा। तो फाइनली आ गया अपने पास Q/4πε0 इंटू, ये देखिए आ जाएगा 4RL अपॉन, इसको क्या लिखोगे, ये A माइनस बी A प्लस बी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ना, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया, और एक स्क्वायर तो यार ये गॉड गिफ्टेड है ना, तो ये तो स्क्वायर रहेगी रहेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा, ये तो मैथ है सिंपल, फिजिक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, फिजिक्स तो इतना था, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमें पता है, देखो एक्चुअली में हमें बहुत ज़्यादा पता है, ठीक है, बट हम यूज़ कहाँ कर पाते, नहीं कर पाते। तो यहाँ पे लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि P इज़ इक्वल टू होता है Q इंटू 2L।
अगर हम दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 4 इंटू क्यू एल, है ना, 2 2 4 यार, सिंपल। तो ये देखिए 4q और l, 4ql को हम क्या लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जब डाइपोल की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें बताया गया था कि जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, बहुत कम, यानी वेरी स्मॉल होती है, ठीक है। तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो कैसी होगी, r से बहुत कम होगी, क्योंकि r तो एक सफिशिएंट डिस्टेंस है, डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके सेंटर ओ से एक सफिशिएंट डिस्टेंस है यार, है ना, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो r है वो कैसा होगा, l के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं r स्क्वायर ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर भी फिर एल स्क्वायर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में से जब हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी को सेपरेट करेंगे तो स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना, सिर्फ आर स्क्वायर ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ओके, तो अब ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4ql को हम लिख सकते हैं 2p, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज़ रहा। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, इसको 2p लिख दिया है अपॉन, और ये r भी रहेगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आर स्क्वायर लिखेंगे और इस पर एक स्क्वायर भी है तो ये हो जाएगा r की पावर 4। कितना सिंपल है। तो ये देखिए r से ये कैंसिल हो गया, पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स अपने पास बस लास्ट लाइन है, फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2p अपॉन r क्यूब। ये फाइनल स्टूडेंट्स फॉर्मूला आ चुका है अपने पास। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको पूरा इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि जो कि आगे काम आएगी, अभी इसी वीडियो में मैं बताऊँगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है। तो जब भी अगर हम p की बात करते हैं, p मतलब डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। यानी यहाँ पे अगर हम p वेक्टर की बात करेंगे तो p वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी b to a। ओके, और हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो देखिए E2 लेफ्ट साइड में है और E1 जो है वो राइट साइड में है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा भाई, E2 की वैल्यू बड़ी है, यानी E2 बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E2 की डायरेक्शन में नेट आएगा। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो भी लेफ़्ट की डायरेक्शन में आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक्सियल पोजीशन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो p की डायरेक्शन में है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेकंड केस। इसका सेकंड केस में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इसका डायग्राम देखिए, मैं आपको सिखाऊंगा बनाना, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। इसका डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक डाइपोल ड्रॉ करना है, एक डाइपोल बनाना है। देखिए ये मैंने बना दिया, एक डाइपोल है। इस डाइपोल का नाम मैंने बताया आपको, ए बी एक डाइपोल है। इसका ये यहाँ पे हो गया प्लस क्यू चार्ज और ये हो गया यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और ये है इसका सेंटर ओ। अब पूरी ए से बी की डिस्टेंस जो है वो 2l होती है, तो ओ से बी जो है वो कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। अब ये है इसका सेंटर, तो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लिया कि r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। एक्सियल पोजीशन जब बताया था तो एक्सियल पोजीशन में भी स्टूडेंट्स सेंटर से ही r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, और इक्वेटोरियल पोजीशन जो है उसमें भी हम सेंटर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे r डिस्टेंस पे। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस को यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो इन दोनों चार्जेस को यहाँ से मिला दिया गया है, ये देखिए मिला दिया है इन दोनों चार्जेस को यहाँ से। इस पॉइंट P से, इस पॉइंट का नाम मैंने P मान लिया है, जहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स अगर इसको एंगल थीटा मान लेंगे तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा, ठीक है। ओके, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है। ये डिस्टेंस होगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, है ना, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। ये तो सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें तो कोई
दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से किसी को। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपल है, हर बार वही काम कर रहे हैं। पॉइंट पी पे एक टच चार्ज रख दिया। अब देखिए ये चार्ज प्लस का है, ये चार्ज प्लस का, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसकी वजह से आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आया है प्लस क्यू चार्ज की वजह से। और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कितना माना गया था, E1 माना था। ठीक है, ओके। अब ये देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आ जाएगा इस तरह से। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो इसको मैंने मान लिया है, ये आ गया E2 अपना। ओके, अब स्टूडेंट देखिए डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है, थोड़ा सा घना डायग्राम हो गया, डेंस हो गया। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, जो पॉइंट P है अपना, इस पॉइंट P को मैं अलग से बना देता हूँ, यहाँ साइड में ही बना लेता हूँ। ये पॉइंट अपना एक कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है P, यानी ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट P पे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E1। और इसी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे एक E2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है अपने पास, E2 है। ओके, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, आप सबको पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो कहीं बीच में आएगा, है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा, कहीं बीच में आ जाएगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कहीं बीच में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E नेट, नेट का मतलब रिजल्टेंट, टोटल। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या करना है हमारे पास, हमें पता है कि ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन बिल्कुल सीधी चली गई, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल यहाँ पे भी बनेगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा मतलब वो एंगल यही तो है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। उसी हिसाब से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स इन E1 का और E2 का हमें करना है कंपोनेंट। तो E1 का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएंगे उसको मैं बना देता हूँ इस तरह से। ये देखिए मैंने डॉटेड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ कर दिए हैं। ओके, नाउ तो E1 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, देखिए E1 cos थीटा, और E1 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, E1 sin थीटा आएगा। इसी तरह से E2 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा हम बोलेंगे उसको E2 cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा उसको बोल दिया जाएगा E2 sin थीटा। नाउ क्लियर इतनी बात, ओके। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इस डायग्राम को देख के हमको ये पता चल रहा है कि E1 और E2 कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं, है ना। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि अरे सर आपको तो पता है कि इक्वल है, हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वल है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, देखो अभी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो डिपेंड करता है चार्ज पे और डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, ठीक है। और इस पॉइंट P की दोनों चार्जेस से डिस्टेंस भी कितनी है, सेम है। यानी देखो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो दोनों चीज़ें कैसी हैं, सेम है। तो अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे वो भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ऑब्वियसली इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे। तो E1 cos थीटा को हम E2 cos थीटा इक्वल लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। और ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में थे, वैसे भी ऐड होना था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट P पे फाइंड करने को बैठेंगे तो क्या आएगा अपने पास, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आ जाएगा अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ से पता है कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इक्वल है, तो E2 cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E1 cos थीटा ही लिख सकते हैं। तो एक E1 cos थीटा पहले से था और यहाँ पे E1 cos थीटा लिखा तो एक और आ गया, तो इसको हम बोल दिया डबल, यानी 2E1 cos थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए E1 को क्या लिखा जा सकता है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे R की जगह क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर में लिख दिया मैंने 1/2। अंडर रूट का अंदर क्या होता है, 1/2 होता है। ओके, अब cos थीटा है, cos थीटा इस ट्रायंगल में अप्लाई करना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखिए बेस कितना है, L है, और हाइपोटेनियस में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
की पावर 1/2। स्टूडेंट देखिए एक गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे क्या होता है 1/4πε0 Q/r स्क्वायर होता है, तो अभी इस पर स्क्वायर लगाना बाकी है, तो ये देखिए मैंने स्क्वायर भी लगा दिया, ठीक है। अब इस स्क्वायर से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2QL का मतलब अभी पढ़ चुके हैं सारे स्टूडेंट, क्या होता है P होता है, 2QL को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, P होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए r² + l² की पावर यहाँ 1 बचा है सर, और यहाँ r² + l² की पावर 1/2 है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो r² + l² की टोटल पावर अपने पास आ जाएगी 3/2 हो जाएगी। ओके, इसके बाद ये जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, अब इसमें हमें पता है कि देखिए जो L है वो R के रिस्पेक्ट में कैसा होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो l² को नेग्लिजिबल मान के हटा दिया जाएगा, तो यहाँ पे r² + l² की जगह पे हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, सिर्फ r² लिख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 1/4πε0 P यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं r², और r² की पावर अपने पास कितना है 3/2, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ गया 1/4πε0 P/r³, तो ये आ गया अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें भी वही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे देखेंगे, अगर हम P की डायरेक्शन देखें, P का मतलब है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, अगर हम देखते हैं तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ, इस पर वेक्टर लगाया, और ये डायरेक्शन जो आई है वो किस चीज़ की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, माइनस से प्लस की तरफ। और अगर यहाँ पे बात की जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे कि P से राइट साइड में जा रही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो डायरेक्शन है वो किस चीज़ की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो P की डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है, या हम इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं इसको, कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे P और E यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। एक्सियल पोजीशन में क्या था, P और E दोनों सेम डायरेक्शन में थे, और इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या है, P और E दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जनरल पोजीशन पे, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्टूडेंट्स, तो जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो वही काम है अपना, एक डाइपोल बनाया जाएगा, है ना। सबसे पहले तो सिंपल सा एक हमने डाइपोल बनाया, देखिए इस तरह से ये डाइपोल बना दिया। इस डाइपोल में यहाँ पे मान लिया A, इधर मान लिया चार्ज B, इसको कह दिया -Q चार्ज, इसको कह दिया +Q चार्ज। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे माइनस ले रहे हैं कहाँ पे प्लस ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। ओके, ये इसका हो गया सेंटर। स्टूडेंट्स, अब अगर जनरल पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ना ही वो एक्सियल पोजीशन होगा ना ही वो इक्वेटोरियल पोजीशन होगा, तो कहीं वो एक पॉइंट होगा, कहीं पे भी हो सकता है। इधर पे एक पॉइंट इस तरह से मैंने मान लिया है कि इधर एक पॉइंट है, ये एंगल को मान लिया है, मान लीजिए ये एंगल है कितना, थीटा है, तो इधर एक पॉइंट है जहाँ पे हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए ये चार्ज माइनस है, ये चार्ज प्लस है, तो अगर बात करते हैं P की, तो ये डायरेक्शन किस चीज़ का आएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगा P का डायरेक्शन आएगा। ओके, अब ये जो P का डायरेक्शन आया है, इस P के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको बोला जाएगा P cos थीटा, है ना, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, इसको बोला जा सकता है P sin थीटा, इस तरह से, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, R है, हमेशा की तरह ये डिस्टेंस कितनी है, R है। इसके सेंटर से यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए, कोई पॉइंट एक C है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ये हमने P cos थीटा और P sin थीटा दो मान लिए हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आप इस पूरे डायग्राम को भूल जाएं, आप सिर्फ इस चीज़ को देखिए। आप इस चीज़ को जब सीधा रख के देखेंगे तो ये P cos थीटा है, ठीक है। इस P cos थीटा के लिए ये वाला जो पॉइंट है वो कैसे बिहेव करेगा, एक्सियल पोजीशन की तरह बिहेव करेगा। आप देख सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे P और E दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, इस डायग्राम को आप भूल जाएंगे, इस चीज़ को भूल जाएं, तो P cos थीटा को अगर आप सिर्फ देखेंगे तो P cos थीटा के लिए ये पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है, एक्सियल की तरह बिहेव करेगा। तो P cos थीटा के लिए अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये एक्सियल पॉइंट इस तरह से आएगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिए 1 फॉर्मूला क्या था,
फॉर्मूला था 1/4πε0 2p/r³। तो 1/4πε0 को क्या मान लेंगे, k मान लेंगे, और 2p/r³ एज इट इज़ रहेगा। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए k 2p/r³। ठीक है, अभी ये पूरा नहीं हुआ। अब देखो ये जो फॉर्मूला है k 2p/r³, ये तो तब है जब डाइपोल मोमेंट कितना था, p था। ओके, लेकिन अभी डाइपोल मोमेंट p नहीं है, अभी डाइपोल मोमेंट कितना है, p cos थीटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा और आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है, नहीं आया तो दोबारा से देख सकते हैं आप इस वीडियो को। ठीक है, 2-3 मिनट आप बैक करके इसको देख सकते हैं दोबारा से। अब यह बात आती है p sin थीटा। तो p sin थीटा के लिए देखिए ये वाला पॉइंट कैसे इक्वेटोरियल की तरह बिहेव कर रहा है, देखो बना देता हूँ। अगर इस p sin थीटा को पीछे बढ़ा दिया जाए तो देखो ये इक्वेटोरियल पोजीशन जैसा लग रहा है ना, परपेंडिकुलर है। आप इस डायग्राम को ज़रा इस तरह से देखेंगे तो ये एक लाइन है और ये इसके लिए देखिए एक इक्वेटोरियल पोजीशन जैसा लग रहा है। और इक्वेटोरियल पोजीशन में हमको सबको पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, P और E दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब यहाँ पे P जो है वो नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसके लिए निकालना इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा ऊपर की तरफ आएगा। तो देखिए ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का मतलब होता है k p/r³। अभी ये फिनिश नहीं हुआ, डाइपोल मोमेंट क्या था, p sin थीटा। तो क्या लिखोगे, p sin थीटा। ओके, अब इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में आएगा, यहाँ पता नहीं कहाँ पे आएगा। यहाँ पे मान लिया कि ये आया अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एंगल को मान लिया फाई। ठीक है, अब हमें कैलकुलेशन करना है इस E की और इस फाई की कैलकुलेशन करना है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, देखेंगे पॉइंट C पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, √ इस पूरी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो 90 का एंगल है ना। ये तो क्लास 11th में पढ़ा होगा ना, पैरेललोग्राम लॉ। 90 एंगल होता है तो दोनों वेक्टर का स्क्वायर करके ऐड करते और रूट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, k 2p cos θ/r³ का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा k p sin θ/r³ का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाएगा। बस मैथ बची है, फिजिक्स ख़त्म हो चुकी है, कैलकुलेशन है। तो आएगा ये देखिए √ पूरे का √ ये देखिए k p/r³, इन दोनों में कॉमन आएगा बट स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो हम ले सकते हैं इसको कॉमन। तो k p/r³ को कॉमन कर दिया स्क्वायर के साथ, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना। ये cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ओके, नाउ अब देखेंगे ये k p/r³ का स्क्वायर है और ये √ है, तो इसको बाहर ले लो तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा √ से, तो ये बचेगा इतना। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये sin थीटा अकेला है तो इसको एक cos थीटा दे देंगे, अगर कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको एक cos स्क्वायर थीटा दे दिया, तो ये sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, है ना, ये आ गया। अब जैसे ही sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा मिला, ये दोनों आपस में मिलके कितना हो गया, 1 हो गया। तो हो जाएगा k p, यार ये बढ़िया था यार, 1 हो गया आपस में मिलके, अच्छी बात है। तो क्या लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1। तो बच्चों ये आ गई अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जनरल पोजीशन पे। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, k की जगह पे हम रख सकते हैं 1/4πε0। तो अपने पास फाइनली क्या फॉर्मूला आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4πε0, और क्या था अपने पास, p/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये अपने पास फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हमें इसमें अब फाइंड करना है ये एंगल की वैल्यू फाई।
तो अगर इसमें हम tan phi लगाते हैं और इसको अगर हम ट्रायंगल इस तरह से मान लें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जो है वो इसकी करस्पॉन्डिंग है और जो बेस है वो इसकी करस्पॉन्डिंग है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, tan phi अप्लाई करेंगे, है ना। तो tan phi अगर अप्लाई करते हैं तो tan phi अप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखेंगे के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाय के 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। ये देखेंगे सारे टर्म्स ये कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बचेगा tan phi इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2। तो ये आ जाएगा फाई की वैल्यू, ठीक है। अब हमें पता करना है कि जो एक्सियल और इक्वेटोरियल पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है क्या वो सही निकली है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इस फॉर्मूले में, है ना, अगर इसी फॉर्मूले में हम थीटा को कितना रख देंगे, 0 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, एक्सियल पोजीशन मिलनी चाहिए, है ना। अगर इसी में देखें, अगर इस डायग्राम में थीटा को यहाँ पे कितना रख दें, 0 रख दें। अगर ये थीटा 0 हो जाएगा तो ये वाली जो लाइन है वो लाइन कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी, है ना। तो ये एक्सियल पोजीशन की तरह हो जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हमें मिलना चाहिए वो एक्सियल पोजीशन वाला फॉर्मूला मिलना चाहिए। तो थीटा यहाँ 0 रख दो आप, थीटा यहाँ 0 रखोगे क्या आएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये 3 + 1 यानी 4 और 4 का √2। तो देखो बिल्कुल सही फॉर्मूला आएगा अपने पास 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकंड वाला देखेंगे तो थीटा की वैल्यू को अगर हम 90 रख दें तो क्या होगा, तो इक्वेटोरियल मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो अगर इसमें हम थीटा 90 रखेंगे तो ये जो सीधी इस तरह की लाइन है ये बिल्कुल इधर ना जाके बिल्कुल सीधी इस तरह की जाएगी, ये पूरा एंगल 90 का हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए फिर। तो देखते हैं ये आता कि नहीं। थीटा यहाँ पे 90 रखेंगे तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो 1 का अंडर क्या होगा, 1 होगा, यानी यही बचेगा 1, मतलब 1/4πε0 p/r³ बन जा 1/4πε0 p/r³। तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 इंटू p/r³, देखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जिसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ चैनल पे तो सबसे पहले आपके पास उसकी लिंक आ जाए जिसको आप देख सकें। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।